से नमस्कार बच्चों। कक्षा 10 विज्ञान में 7वें पाठ में हम लोग आगे बढ़ रहे थे। अगले 2 वीडियो में हमने बहुत कुछ सीखा था। आज हमारा आखिरी इस पाठ का आखिरी वीडियो है। आज हम सीखने वाले हैं जंतुओं में हार्मोन। ये हमारा आखिरी मुद्दा है। और पिछले वीडियो में जो हमने कुछ सीखा था उसके कुछ सवाल यहाँ पर भी हैं हमारे पास। पादप हार्मोन क्या है, छुई मुई पादप की पत्तियों की गति प्रकाश की और प्रहरों की गति में किस प्रकार भिन्न है। पादप हार्मोन का उदाहरण जो वृद्धि को बढ़ाता है। किसी सहारे के चारों ओर एक प्रतान की वृद्धि में ऑक्सीन किस प्रकार सहायक है। ऐसे ये 4 सवाल जो हैं इसके आंसर आप लोग लिख सकते हैं पिछले वीडियो के आधार पर। आज आगे बढ़ते हैं हम लोग। जंतुओं में हार्मोन के लिए हमारे पास आज का सवाल है, लड़ने या दौड़ने की क्रिया की स्थिति में कौन सा हार्मोन स्रावित होता है। जंतुओं में लड़ने या दौड़ने की क्रिया की स्थिति में कौन सा हार्मोन स्रावित होता है। तो देखते हैं, खास करके हमारे अधिवृक्क बाजू के पेज पर जो चित्र दिया गया है उसके अंदर आप लोगों को ये ग्रंथि जो है उसे पहचानना है कि इसका स्थान कहाँ पर है। अधिवृक्क ग्रंथि, इसमें से स्रावित होने वाला हार्मोन है एड्रेनालिन। यह हार्मोन मनुष्य सहित अनेक जंतुओं में क्या करता है तो देखते हैं। एड्रेनालिन जो है वह सीधा स्रावित होने के बाद सीधा रुधिर में मिल जाता है और शरीर के विभिन्न भागों तक रुधिर के द्वारा पहुंचा दिया जाता है। हृदय सहित यह लक्ष्य अंगों या विशिष्ट ऊतकों पर कार्य करता है। कौन सा हार्मोन है तो एड्रेनालिन। आगे बढ़ते हैं। परिणाम स्वरूप एड्रेनालिन हार्मोन के कारण हृदय की धड़कन बढ़ जाती है ताकि हमारी पेशियों को अधिक ऑक्सीजन की आपूर्ति हो सके। हम लोग जब दौड़ते हैं या लड़ते हैं तो हमारे शरीर में यह क्रिया होती है, हृदय की धड़कन बढ़ जाती है। तो किस कारण से बढ़ती है तो एड्रेनालिन हार्मोन के कारण। और भी कुछ कार्य होते हैं जैसे कि पाचन तंत्र और त्वचा में रुधिर की आपूर्ति कम हो जाती है क्योंकि इन अंगों की छोटी धमनियों के आसपास की पेशियां सिकुड़ जाती हैं। यह रुधिर की दिशा हमारी कंकाल पेशियों की ओर कर देता है। इसी हार्मोन के कारण बहुत सारी क्रियाएं होती हैं। हृदय की धड़कन के बारे में हमने देखा, पेशियां सिकुड़ जाती हैं। और भी कुछ कार्य होते हैं जैसे कि डायाफ्राम तथा पसलियों की पेशी के संकुचन से श्वसन दर बढ़ जाती है। आप लोगों ने देखा होगा कि दौड़ते समय, तेज़ी से दौड़ते समय हमारी श्वसन की दर बढ़ जाती है। तो वो दर जो बढ़ जाती है वह भी इसी हार्मोन की वजह से बढ़ती है। ये सभी अनुक्रियाएं मिलकर जंतु शरीर को स्थिति से निपटने के लिए तैयार करती हैं। ये जंतु हार्मोन अंतःस्रावी ग्रंथियों का एक भाग हैं जो हमारे शरीर में नियंत्रण एवं समन्वय का दूसरा मार्ग है। तो हमारा जो सवाल था उसको फिर से याद कर लेते हैं। ये लड़ने या दौड़ने की क्रिया में स्थिति में कौन सा हार्मोन स्रावित होता है तो याद हो गया होगा एड्रेनालिन। और वह हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है तो अधिवृक्क ग्रंथि से स्रावित होता है। उसके बाद बहुत सारा आप लोगों के पास लिखने के लिए हैं। आगे के सवाल की ओर चलते हैं। चित्र में दर्शाई गई ग्रंथियों की पहचान कीजिए। इसके लिए आप लोगों के इस पेज के ऊपर यानी क्रियाकलाप 7.3 के नीचे 2 चित्र दिए गए हैं जो मेरी किताब में नहीं है। इन चित्रों में आप लोग हाइपोथैलेमस, पीनियल ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, अवटु ग्रंथि, परावटु ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि मनुष्य के शरीर में कहाँ पर हैं, कहाँ पर स्थित हैं, यह आप लोग चित्र बना के नोटबुक में चित्र बना के लिखिए। इन सभी ग्रंथियों की पहचान होनी चाहिए। शरीर के कौन से अंग में से, कौन सी ग्रंथि में से कौन सा स्राव होता है, हमें यह सब ध्यान में रखना है। बहुत सारी ग्रंथियाँ जिसमें अधिवृक्क ग्रंथि की हमने बात की थी,
एक और आगे ग्रंथियों की बात आएगी। अवटु ग्रंथि की बात आने वाली है, पीयूष ग्रंथि की बात आने वाली है, थाइमस ग्रंथि की बात आने वाली है। आगे चलते हैं इन ग्रंथियों के बारे में। तो आप लोगों को ये 2 चित्र बनाते हैं, नर और मादा में सभी ग्रंथियों का स्थान चित्र बनाकर स्थान भी लिखना है। आगे के सवाल की ओर चलते हैं। तीसरा सवाल हमारे पास है। आज हमारे पास वैसे 5 ही सवाल हैं, उसमें से तीसरे सवाल की तरफ आ चुके हैं। मनुष्य में हार्मोन के असंतुलन से होने वाली खामियां, यहाँ पर मैंने नोट करके रखा हुआ है। 4 खामियों की हमें चर्चा करनी है। तो सबसे पहले हमारे पास खामी है अवटु ग्रंथि। अवटु ग्रंथि में से उत्पन्न होने वाला थायरोक्सिन हार्मोन, इसे बनाने के लिए आयोडीन आवश्यक है। थायरोक्सिन क्या कार्य करता है? तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के उपापचय का हमारे शरीर में नियंत्रण करता है, ताकि वृद्धि के लिए उत्कृष्ट संतुलन उपलब्ध कराया जा सके। थायरोक्सिन के संश्लेषण के लिए हमारे शरीर में आयोडीन अनिवार्य है। यदि हमारे आहार में आयोडीन की कमी है तो यह संभावना है कि हम गोइटर से ग्रसित हो सकते हैं। गोइटर का लक्षण आप लोगों ने देखा होगा, फूली हुई गर्दन, यह गोइटर का लक्षण है। तो सवाल क्या था हमारा, फिर से याद करते हैं। मनुष्य में हार्मोन के असंतुलन से होने वाली खामियां, तो थायरोक्सिन के असंतुलन से होने वाली पहली खामी का हमने अभ्यास किया, गोइटर। 2 और खामियां देखते हैं, 2 और 3 है वैसे। एक वृद्धि हार्मोन, इसकी खामी से हमारे शरीर में क्या होता है, वृद्धि और विकास अधिक मात्रा में हो जाता है। और इसकी अगर वृद्धि हार्मोन की कमी हो तो बौनेपन का लक्षण दिखाई देता है। ये 3 खामियां हुई। चौथी खामी हम देखते हैं यहाँ पर है कि मधुमेह यानी डायबिटीज़। तो हमारे शरीर में इंसुलिन नामक हार्मोन यानी अंतःस्राव का अगर स्राव कम हो जाए, इसका उत्पादन अग्न्याशय में होता है इंसुलिन का, तो इसकी मात्रा यदि कम हो जाए, यह कार्य क्या करता है, तो रुधिर में शर्करा स्तर को नियंत्रित करने में सहायता करता है। यदि यह उचित मात्रा में स्रावित नहीं होता तो रुधिर में शर्करा का स्तर बढ़ जाता है, जिसे हम डायबिटीज़ या मधुमेह कहते हैं। और कई हानिकारक प्रभाव भी हमारे शरीर में उत्पन्न होते हैं। तो याद रखिए, सवाल के आधार पर हमारा सवाल जो था, मनुष्य में हार्मोन के असंतुलन से होने वाली 4 खामियों का हमने अभ्यास किया। फिर से याद कर लेते हैं। पहली खामी थी थायरोक्सिन हार्मोन की कमी के वजह से हमें गोइटर रोग हो सकता है। वृद्धि हार्मोन की कमी के वजह से बौनेपन का शिकार हो सकते हैं। वृद्धि हार्मोन यदि अधिक मात्रा में स्रावित हो जाए तो शरीर की वृद्धि जो है वह भी अनियंत्रित रूप से बढ़ती है। और अंत में हमने देखा था हार्मोन इंसुलिन, इसकी कमी की वजह से हमें मधुमेह नामक रोग हो सकता है। ये 4 खामियों की हमने चर्चा की है। आगे बढ़ते हैं हमारे चौथे सवाल की तरफ। मनुष्य में वृद्धि संबंधित हार्मोन को समझाना है। यहीं पर है हमारे पास। कभी कभी हम ऐसे व्यक्तियों के संपर्क में आते हैं जो बहुत छोटे यानी बौने होते हैं या बहुत अधिक लंबे होते हैं। तो यह कैसे होता है? तो पीयूष ग्रंथि से स्रावित होने वाले, याद रखिए यह पीयूष ग्रंथि, चित्र में आप लोगों को बनाना पड़ेगा, उसके अंदर पीयूष ग्रंथि कहाँ है वह स्थान दिखाना है। तो पीयूष ग्रंथि से स्रावित होने वाले हार्मोन में एक वृद्धि हार्मोन होता है और इसका नाम इंगित करता है, वृद्धि के आधार पर ही इसका कार्य है। वृद्धि हार्मोन हमारे शरीर की वृद्धि और विकास को नियंत्रित करता है। यदि बाल्यकाल में इस हार्मोन की कमी हो जाती है तो यह बौनेपन का भी कारण बन सकता है। उसके बाद सवाल अभी मैंने नहीं लिखा, लेकिन आप लोगों को याद रखना है कि यौवनारंभ में आप लोगों को
नर में कौन सा हार्मोन दिखाई देगा? तो टेस्टोस्टेरोन। और मादा में कौन सा हार्मोन होता है? एस्ट्रोजन। यह 1 मार्क्स के सवाल के लिए याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। हमारा आखिरी सवाल है इस पाठ का, हार्मोन के स्राव के नियमन के लिए प्रतिक्रिया आधारित कार्य पद्धति समझाइए। हार्मोन के स्राव का नियमन करने के लिए किस प्रकार की प्रतिक्रिया हमारे शरीर में होती हैं उसकी बात करेंगे। यहाँ पर देखेंगे फिर से इंसुलिन और मधुमेह की बात आएगी। तो यहाँ पर देखते हैं, क्या आप अपने परिवार या दोस्तों में किसी को जानते हो जिन्हें डॉक्टर ने अपने आहार में कम शर्करा लेने की सलाह दी हो, क्योंकि वे मधुमेह यानी डायबिटीज़ के रोगी होते हैं। उपचार के रूप में वे डॉक्टर इन्हें इंसुलिन का इंजेक्शन भी लेने की सलाह देते हैं। यह एक हार्मोन है जिसका उत्पादन अग्न्याशय में होता है। याद रखिए, इंसुलिन हार्मोन का स्रवण कहाँ से होता है? तो अग्न्याशय से। इसका कार्य है रुधिर में शर्करा के स्तर को नियंत्रित करना। यदि यह उचित मात्रा में स्रवित नहीं होता है तो रुधिर में शर्करा का स्तर बढ़ जाता है और कई हानिकारक प्रभाव का कारण बनते हैं। तो इसमें प्रतिक्रिया किस प्रकार होती हैं वह देखते हैं। यदि यह इतना आवश्यक है कि हार्मोन का स्रवण परिशुद्ध मात्रा में होना चाहिए, परिशुद्ध यानी निश्चित मात्रा में होना चाहिए, अधिक भी नहीं और कम भी नहीं, हमें इसके लिए एक क्रियाविधि की आवश्यकता है जिससे यह किया जाता है। स्रवित होने वाले हार्मोन का समय और मात्रा का नियंत्रण पुनर्भरण क्रियाविधि से किया जाता है। जैसे कि यदि रुधिर में शर्करा का स्तर बढ़ जाता है तो इसे अग्न्याशय की कोशिका संसूचित यानी डिटेक्ट कर लेती हैं, पहचान लेती हैं और इसकी अनुक्रिया में अधिक इंसुलिन स्रवित करती हैं। यदि हमारे रुधिर में शर्करा का स्तर बढ़ जाता है तो अग्न्याशय इसे पहचान लेता है कि इंसुलिन की मात्रा कम हो गई है, तो अग्न्याशय अपने अंदर से इंसुलिन की मात्रा जो है वह बढ़ा देता है। जब रुधिर में शर्करा का स्तर कम हो जाता है तो इंसुलिन का स्रवण भी धीरे धीरे करके कम हो जाता है। इस प्रकार प्रतिक्रिया का निर्माण होता है। यानी कि हार्मोन के स्राव के नियमन के लिए प्रतिक्रिया आधारित पद्धति, इसके लिए हमें इंसुलिन और मधुमेह की बात करनी पड़ेगी। 5 सवाल हो गए, उसमें से एक सवाल में आप लोगों को 2 चित्र बनाने हैं, उसके अंदर सभी ग्रंथियों के नाम दर्शाने हैं आप लोगों को। यह पाठ यहाँ पे ख़त्म होता है। अब अगले वीडियो में हम लोग पहला पाठ शुरू करेंगे। आप लोग पढ़ के रखिए तो ही आप लोगों को कुछ समझ में आएगा, और नोटबुक में अच्छे से सवाल लिख कर रखिए। और एक बात कि जो भी वीडियो यहाँ से अपलोड होते हैं हमारी तरफ से, उन सभी वीडियो की जो YouTube की लिंक होती हैं वहाँ पर आप लोग कृपया करके सब्सक्राइब कर दें और उसके राइट तरफ जो बेल आइकन दिखता है उस बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए, ताकि जब भी वीडियो यहाँ से अपलोड होते हैं तो आपको तुरंत ही आपके मोबाइल में इसकी जानकारी मिल जाएगी कि आज वीडियो अपलोड हो चुका है, तो आप उसी दिन इसका अभ्यास कर सकते हैं। तो याद रखिए, मेरी चैनल को या किसी भी शिक्षकों की चैनल को जो स्कूल से वीडियो प्रसारित करते हैं उन सभी